अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल 6 की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर गूंज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको पता है कि गूंज बेसिकली सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हम वो लोग जो हमारे माशरे में बेहतरी का बाइस हैं, जो माशरे में मुस्बत पहलू उजागर करते हैं, उनको आपके शो में लेके आएँ। हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत कपल मौजूद है और इस कपल की खासियत ये है कि दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। इन्होंने बहुत मेहनत की और आज बरतानिया में दोनों बहुत अहम ओहदों पर भी फाइज़ हैं। ना सिर्फ अहम ओहदों पर फाइज़ हैं बल्कि मेडिकल कम्युनिटी और ओवरऑल पब्लिक कम्युनिटी, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शामिल है, इनका चैरिटी वर्क भी शामिल है, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर बरनी। बेसिकली तो ये सीनियर यूनिवर्सिटी टीचर हैं, को डायरेक्टर स्टडीज़ हैं, एकेडमिक लीड्स फॉर क्लिनिकल स्किल्स हैं, सैमुअल फॉक्स हाउस है, नॉर्दर्न जनरल हॉस्पिटल हैरीज रोड शेफील्ड में। और इनके साथ इनकी मिसेज़ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा हैदर। और डॉक्टर अस्मा हैदर जो है वो क्वींस हॉस्पिटल में नोटिंगम में हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। वेलकम। सो यू आर वेरी अमेजिंग कपल माशाल्लाह, और आप दोनों ने बड़ी स्ट्रगल की। छोटा सा पहले ग्लिम्स ले लें फ्रॉम हाउ यू स्टार्टेड टू बिकम अ प्रोमिनेंट डॉक्टर इन यूके। अच्छा जी, तो जैसे कि आपने बताया कि मेरा नाम आमिर बरनी है और मैं एक मेडिकल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी वालदा भी गायनेकोलॉजिस्ट थी जो फातिमा जिन्ना से पढ़ी लिखी थी। हम लोग मैं ख़ास तौर पर यूके में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन गुजारने के बाद कराची, और फिर कराची में स्कूल और फिर टाउन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन, और उस ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने सिविल हॉस्पिटल में काम किया और मैंने जनरल सर्जरी में काम किया, फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स में काम किया और उसके बाद फिर मैं यूके चला गया। और यूके में मैंने अपनी बाकी मानदा ट्रेनिंग कुछ की और इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया मेडिकल एजुकेशन में और मास्टर्स स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन और FRC में। और हम लोग फिर सारे यूके में हम लोग रहे और वहाँ पे हमने ट्रेनिंग की। मेरी वाइफ ने भी वहीं पे ट्रेनिंग की, जो खुद बताएंगी इन्होंने कैसे किया। और फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ, कुछ काम करने के बाद मुझे मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। यहीं से था, सिखाने का, पढ़ाने का। अपने सीनियर्स को देखा, प्रोफेसर को देखा, वो लोग वहाँ से पढ़ के आए थे, अच्छा सिखाते थे, अच्छा बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। तो मैं अपने जूनियर्स को हमेशा सिखाता था, छोटी से लेकर बड़ी तक, कोई भी टेक्निकल बात, कोई भी एजुकेशन की बात। लेकिन फिर मैंने कहा जब वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फॉर्मल एजुकेशन ना सिर्फ सीखने की बल्कि उसमें मैनेजमेंट करने की, तो फिर मुझे शेफील्ड मेडिकल स्कूल ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप पढ़ाएं, कि मैं ना सिर्फ पढ़ाऊँ बल्कि ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एजुकेशन कैसे डिलीवर की जाती है, मेडिकल एजुकेशन खास तौर पे कैसे डिलीवर। डॉक्टर अस्मा, मैं आपको लूँगा। बड़ा मुश्किल होता है जब डॉक्टर कपल हो, सर्वाइव करना, फिर दोनों का ऊपर जाना। थोड़ा सा ग्लिम्स बताएं हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड अप हियर। आई मस्ट एडमिट कि स्टार्ट बहुत अर्ली हुआ, क्योंकि 4th ईयर में ही जब मेरी शादी हो गई, तो क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया सारी चीज़ करने में। और मैं सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद कराची में ही मैंने FCPS किया हिस्टोपैथोलॉजी में। और अगर ये पूछा जाए कि हिस्टोपैथोलॉजी का शौक़ कब से था, तो मैं कहूँगी 4th ईयर से ही। जब पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेसिस ऑफ डिज़ीज़। तो ये तो मुझे हर बीमारी की जो है बेस समझना ज़रूरी है, बिल्कुल। तो वहीं से लेकर उसको मैं चली और FCPS करने के बाद फ़ौरन ही हम उसके अगले साल ही यूके चले गए और वहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया FRC पैथ करने के लिए। और जो कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कम अरसे के अंदर, सिर्फ 3 साल के अरसे में मैं वहाँ पे कंसल्टेंट बन चुकी थी। और कंसल्टेंट बने हुए अब मुझे 10 साल हो गए हैं। वेरी गुड। और आई हैव बीन एन एग्जामिनर फॉर रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट फॉर FRC पैथ पार्ट 1 एज वेल एज़ फॉर पार्ट 2। और वो रेगुलरली मैं करती हूँ, तकरीबन 9 साल से मैं एग्ज़ामिनर भी हूँ। डॉक्टर आमिर, आपसे हम क्वेश्चन लेंगे मेडिकल एजुकेशन पे पर्टिकुलरली। मेडिकल एजुकेशन में यहाँ नाजरीन को बताता चलो, मेडिकल एजुकेशन वर्क्स के किस तरह यहाँ डॉक्टर्स को पढ़ाया जाए, उनके क्लिनिकल स्किल्स इंप्रूव किए जाएँ, या ओवरऑल भी आपकी जो एजुकेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे देखते हैं, क्या चीज़ें लैकिंग हैं आपको? क्योंकि मैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करूँगा, पाकिस्तान के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चीज़ें लैकिंग देखते हैं जो आपको लगता है कि यूके के मेडिकल एजुकेशन में है और वो प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि दोनों पाकिस्तानी सिस्टम्स हैं या यूके सिस्टम है, दोनों में अच्छाइयाँ हैं
और दोनों में खामियाँ और कमियाँ भी हैं। ये नहीं कि यूके का सिस्टम है तो बहुत अच्छा है और परफेक्ट है। पाकिस्तानी सिस्टम से हम पढ़े लिखे और जो भी मैंने यहाँ तालीम पाई, बेहतरीन तालीम, और ना सिर्फ बेहतरीन तालीम बल्कि बहुत ही कम ख़र्चे में हमने वो तालीम हासिल की, बल्कि ना होने के बराबर। अब तो फिर भी थोड़ा यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स हैं, हमने तो बिल्कुल फ्री में पढ़ा। तो जो भी प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनका हम लोग कभी एहसान नहीं भूल सकते। उन्होंने हमें हाथ पकड़ के भी चीज़ें सिखाई हैं, उन्होंने लेक्चर्स दिए। अब चूँकि हालात ये वक्त के साथ एक अवेयरनेस है अबाउट मेडिकल एजुकेशन जैसे कि बाकी और चीज़ों के बारे में, तो हाँ एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। किसी भी चीज़ की कामयाबी का राज यही है कि उसमें स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फॉर्मेट हो, डिलीवरी हो, और एक्सपर्ट हो लोग जिनको खुद भी काम आता हो। तो हम जो मेडिकल एजुकेशन की बात जैसे आप कह रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि एक क्लासरूम में या पढ़ा दिया या थिएटर में काम सिखा दिया, ये भी ज़रूरी है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, पैसे का बेहतर यूज़ कैसे किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टीम हो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो कि एजुकेटर्स हों, एकेडमिक्स हों, और जो मोटिवेटेड हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा, स्किल डिलीवरी पे मुझे बड़ा पाकिस्तानी सिस्टम में स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में इतराज़ रहता है। शायद ये मेरी अपनी इख्तरा भी हो कि whenever it comes to delivering skills, especially in पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन में हेजिटेंसी दिखाई जाती है। आई डोंट नो इसका ओरिजिन क्या है, इसकी सोर्स क्या है। पाकिस्तान में हर फील्ड में एडवांस स्किल टीचिंग जो है उसमें हेजिटेंसी है डिलीवरी में। क्या बरतानिया में भी ऐसा है? अच्छा, बरतानिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैं बात करूँगा क्योंकि मेरा सारा ताल्लुक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन से है। और जो जनरल मेडिकल काउंसिल है वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती है जिसमें कि वो बाकायदा प्रिस्क्राइब करती है कि एक क्वालिफाइंग डॉक्टर फाइनल ईयर को क्या क्या प्रोसीजरल स्किल्स आने चाहिए और बिफोर दे स्टार्ट देयर हाउस जॉब, जिसको अब वहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम दैट देयर इज अ सिस्टम। तो जैसे एक अभी फ़िलहाल कोई 32 क्लिनिकल स्किल्स हैं जो कि एक क्वालिफाइंग डॉक्टर को आनी चाहिए, जिसमें कि जिसको हम वीना पंक्चर कहते हैं, खून लेना है ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, और सूचर करना, ये धागे बांधना, ऑपरेशन, बिल्कुल बेसिक जो कि डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को आने चाहिए। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट स्किल्स तो आप डेवलप करते हैं साथ साथ। तो वो ज़ाहिर पे एक प्रोग्राम होता है जिसमें यहाँ से वो स्किल सिखाई जाती है, बल्कि उस स्किल को असेस भी किया जाता है और फिर एक लॉग बुक मेंटेन की जाती है। तो वही एक सिलसिला होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तानी डॉक्टर हो या यूके का डॉक्टर हो कि वो जब ग्रेजुएट कर रहा हो तो पब्लिक को भी पता हो कि उसने क्या क्या सीखा हुआ है स्किल, और डॉक्टर ख़ुद भी उसमें महारत रखता हो। अच्छा, मैं पढ़ रहा था आपने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी काम किया है, मास्टर्स किया है। पाकिस्तानी जो हैं वो स्पोर्ट्स से भी दूर हैं, फिटनेस से भी दूर हैं। आप बता रहे थे, इनसे मेरी अभी बात हो रही थी, वो कहते हैं पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नकाहत पसंद हैं कि वो बाहर जाके भी वर्जिश को प्रमोट नहीं करते, बाहर जाके भी वो बड़ा हैप्पीली वर्जिश नहीं करते। तो पाकिस्तानी कौम की ये नकाहत कैसे निकाली जाए, किस तरह हम इनको कंपेल करें कि ये लोग जो है यहाँ एटलीस्ट स्पोर्ट्स, हेल्दी एक्टिविटीज़, फिटनेस प्रमोट हो। पाकिस्तान इज़ द कंट्री जहाँ दुनिया की बेहतरीन फूड चेन्स इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम एक ऐसा मुल्क हैं जहाँ कोई अच्छा जिम, कोई अच्छी हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटीज़, कोई अच्छा स्पोर्ट्स क्लब, कोई हेल्थ क्लब वो इन्वेस्ट ही नहीं करता। और सच पूछें तो शायद ये अमीरों की अयाशी हद तक महदूद है, क्लब्स और ये सारा कुछ। क्यों ऐसा है? अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ भी करूँगा, इत्तेफाक भी करूँगा। और बात ये कि हम लोग चूँकि कराची में पहले बड़े थे तो हम लोगों को भी शायद ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हम लोगों ने तो सड़कों पे खेला क्रिकेट। फुटबॉल का ज़माना आया तो फुटबॉल लेके ग्राउंड में पहुँच गए, हॉकी आई तो सब लोग हॉकियाँ शुरू कर दी, और हम लोगों ने शायद इस तरह अपने आप को फिट रखा। और ठीक है, मैंने क्रिकेट खेली कॉलेज के लिए, या मैंने स्क्वॉश खेली बाद में एज एन इंटरेस्ट स्पोर्ट, लेकिन वक्त के साथ मैंने देखा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं भी आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का यूज़ है, गैजेट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बच्चे डिस्ट्रैक्ट हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ब्रिटेन में भी है वो भी इतनी एक्टिव नहीं है। हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया था आज से 10 साल पहले, तो हमें यही महसूस हुआ कि आप आम आदमी को छोड़ें, जो डॉक्टर्स थे या नर्सेस थी पाकिस्तानी जो काम कर रहे थे अस्पतालों में, वो भी इतने एक्टिव नहीं थे एज़ अपोज टू अंग्रेज़ों के या इवन इंडियंस जो वहाँ पे थे। तो ये तो ज़रूर है कि हमारे पास थोड़ी सी लैक एक्सरसाइज की, लेकिन हमारी डाइट भी माशाल्लाह अच्छी है और हम लोग पसंद करते हैं। खाते हैं ऐसी चीज़ें जो अब तो सब खाते हैं, लेकिन गोरे एक्सरसाइज करते हैं।
और अगर खाते हैं वो भी सब खाते हैं बिल्कुल। आप आगे आप यूके आएंगे, आप देखेंगे सब कुछ खाते हैं और उन सब डिशेस का पता भी उनको। पाकिस्तान पे भी आता है वही फैटी लिवर, वही सारी चीज़ें। उनके फैटी लिवर की वजूहत डिफरेंट हैं, वो अल्कोहल की वजह से है, और जो हमारे जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उनकी ओबेसिटी या डायबिटीज़ उसकी यहाँ भी वजह से। वैसे अल्कोहल के बारे में यही है कि यहाँ भी वो वजूहात हैं, लेकिन वो बड़ी अंडर कवर है। क्योंकि हिस्टोलॉजिकली यू रियली कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा जो भी हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी किसी भी कौमियत के लोग, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो लोगों से कहते हैं कि आधे घंटे रोज़ एक्सरसाइज करें, कुछ भी एक्सरसाइज करें, लेकिन आधे घंटे एक्सरसाइज करें। और लोगों को कम अज़ कम वो तो रिकमेंडेड है। और 10 मिनट एक्सरसाइज कर लें, 10 मिनट करके आधा घंटा कर लें, 10 मिनट की वॉक कर लें, तो उससे आप देखिए बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताएं, वहाँ आप लोग रहते हैं एज अ कपल, यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, सवाल में डॉक्टर्स के लिए इसलिए क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा डॉक्टर पॉपुलेशन होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है पाकिस्तान में। पीपल आर रनिंग के हम बरतानिया चले जाएं, हम वहाँ जाके सेटल हों, हम किसी भी तरीके इस सिस्टम से निकल जाएं, ठीक है। बहुत सारी वजूहत हैं, मतलब हम लोगों की, मैंने मतलब एक आर्टिकल में भी आज ही लिखा कि किस तरह हम लोग यहाँ सरवाइव करते हुए हमें जो मुश्किल आता है, मतलब एक ख़ित्ता है जहाँ हम कैद होके रह गए। यहाँ बेसिक्स जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी नहीं हो रहे, OET लैंग्वेज जैसे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ सरवाइव करना। क्या इंग्लैंड में ज़िंदगी बहुत आसान है, आप जाते हैं और वहाँ आपको मलका बरतानिया जो है वो वेलकम करती है डॉक्टर्स को, और यू लिव लाइक पहले दिन से ही BMW और ये सब बस हवाई बातें। ये डॉक्टर्स की कुछ गलत फहमियाँ क्लियर करनी। मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर का किसी भी प्रोफेशन की जो अर्ली लाइफ होती है वो काफ़ी स्ट्रगल की लाइफ होती है, और वो भी हमारी भी थी। और ज़ाहिर हम लोगों ने ग्रेजुएट करने के बाद ट्रेनिंग की और स्ट्रगल भी किया, लेकिन हमें माँ बाप की सपोर्ट थी, हमारे बहन भाई थे, सपोर्ट थी। तो पाकिस्तान में सपोर्ट स्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है जो कि वहाँ नहीं। तो हमारे पास जब हमारे माँ बाप होते हैं, स्पेशली जब बच्चे होते हैं, और जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप देखें यहाँ का सिस्टम, तो अगेन मैं ये कहूँगा कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है। और पाकिस्तान में रहने में, काम करने में बेइंतहा अच्छाई हैं, कुछ कमियाँ हैं वो वहाँ पे भी हैं। यूके में भी कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है। और FCPS से माशाल्लाह लोग काम कर रहे हैं, CPSP वाले बहुत सा काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एक वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिग्री है, क्वालिफिकेशन FCPS। और जो लोग वहाँ आते हैं उनके हाथ में बेइंतहा हुनर होता है, ठीक है। जहाँ लैक होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है या अंग्रेज़ी की होती है, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ी सीखने या पढ़ाने नहीं आए, वहाँ प्रोफेशनल इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ एक लैक है, वो मैं यकीनन रिकग्नाइज़ करते हैं कि जो लोग आते हैं, आपने भी IELTS दिया हुआ माशाल्लाह, आपका स्कोर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मैंने पढ़ा था। तो लोग थोड़ा कम्युनिकेशन में, वहाँ की ज़बान में किस तरह बात करनी है, किस तरह मैसेज पहुँचाना, ये ज़रा मुश्किल है। वहाँ की स्ट्रगल ये होती है, हुनर में और तालीम में और मेयार में कमी नहीं है डॉक्टर्स की पाकिस्तानियों की। रह गई लाइफ वहाँ पे, वहाँ भी स्ट्रगल है, यहाँ भी स्ट्रगल है। यहाँ भी हमने शुरू कहीं से करना है, वहाँ भी कहीं से शुरू किया। यहाँ का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर है, माँ बाप साथ होते हैं, बहन भाई होते हैं। वहाँ आप यूजुअली अकेले होते हैं, तो वहाँ के दोस्त अहबाब आपकी फैमिली बन जाते हैं। और बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट करते हैं वहाँ लोग एक दूसरे। हाँ माशाल्लाह, पाकिस्तानी ये मैंने, चूँकि मैं हमारा बचपन भी गुजारा पे, मैं काफ़ी आता जाता भी रहा, मैंने ये चीज़ें कुछ कई 10 साल में, मे बी 15 साल में नोट की कि कम्युनिटी की कोहेजन, कम्युनिटी के साथ आना और एक दूसरे की हेल्प करना, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं बल्कि डॉक्टर्स के अलावा बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे जो, मैं नाम लेता चलूँ, इनकी एक एसोसिएशन है पेज के नाम से, दे आर वर्किंग अ लॉट, स्पेशली जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स या मेरे जैसे लोग जो वहाँ कुछ अर्सा ट्रेनिंग के लिए जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ये लोग उनकी बहुत हेल्प करते हैं। डॉक्टर इशफाक अहमद हैं, डॉक्टर नदीम तिहामी हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ मी ऑल्सो। इनके भी, मेरे तो सीनियर टीचर्स भी वही लोग हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बरतानिया से अगर कोई डॉक्टर्स ग्रो करना चाहें तो आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, और इस पे मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यू पीपल आर हेल्पिंग अलॉट। कुछ और मेडिकल एजुकेशन में आप ऐड करना चाहें? मेडिकल एजुकेशन के बारे में ये कहूँगा जनरल पब्लिक के जी हाँ, लिए। जनरल पब्लिक के लिए कि लोगों का ख्याल है कि जी डॉक्टर 5 साल की जाता है और डॉक्टर जब बन के निकलता है तो परफेक्ट होता है। ऐसे नहीं होता। हम लोग 5 साल की जो ट्रेनिंग लेते हैं अंडर ग्रेजुएट होती है, उसके बाद फिर हम 5 से 7 साल मज़ीद काम करते हैं, और उस काम के दौरान जाके कहीं हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि जब हम कह सकते हैं कि हम तकरीबन तैयार हैं एज अ प्रोफेशनल सर्जन या फिजिशियन। तो मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से
कि एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको एक म्यारी करिकुलम मिले, उनका असेसमेंट सही तरीके से हो, और जब वो असेसमेंट्स हो वो रिकॉर्ड हो। और सुपरवाइज़र्स की तो आप अहमियत आपको भी पता है कि एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा सुपरवाइज़र होना ज़िंदगी में बहुत सख्त ज़रूरी है। ठीक है, CPSP है, वो अपनी फेलोशिप्स कराती है बाहर के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, Indeed. मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन द Indeed. वर्ल्ड, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बेनता इज़्ज़त है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है NHS का, और साउथ एशियन डॉक्टर्स, इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो तालीम में और स्किल में तो कोई कमी नहीं है। जो कमी थी मैंने आपको बताई थी कम्युनिकेशन की, वो वहाँ रह के आप लोग सब लोग वहाँ काम कर रहे हैं माशाल्लाह। नदीम का आपने जिक्र किया, और लोगों का वो अपने पीक पे हैं। अपने आप भी माशाल्लाह यंग हैं, और आप लोगों को देख के हमें बड़ा खुशी हुई थी। मैंने आपको कनेक्ट ही सोशल मीडिया भी किया, और आपने किसी ने रिकमेंडेशन किया आपका, आपकी वाइफ का। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि डॉक्टर के अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। अच्छा, मैं आपकी मिसेस से बल्कि क्वेश्चन लूँगा। कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान को हम यहाँ खराज तहसीन इसलिए पेश करते रहे, वहाँ प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी साहब, फिर उनके डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल रिलेशन प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, फिर और पूरी काउंसिल है। दे आर वर्किंग अ लॉट, और उसकी वजह से हमें जो है ये इज़्ज़त मिलती है पूरी दुनिया में FCPS के बाद, जहाँ उनकी उस कॉलेज की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की डिग्री लेने के बाद, तो उन सबको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। एक आखिरी मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ वाइफ, सर्वाइविंग इन UK, मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ? आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को करने के लिए आपका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 3 किड्स। अब माशाल्लाह मेरे तीसरा बच्चा भी अब यूनिवर्सिटी चले गए, तो आपको देख के नहीं लगता जी, लेकिन आपको भी देख नहीं अल्लाह का शुक्र है ये कि हम सारी, तो मेरी बेटी जो है वो मास्टर्स करके शी हैज़ कम बैक इन फार्मेसी, शी इज़ डूइंग अ जॉब। और मेरे नंबर 2 जो मेरा बेटा है वो मेडिसिन पढ़ रहा है 3rd ईयर के अंदर, और नंबर 3 जो है वो अभी उन्होंने इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया है पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें UK गए हुए 15 साल हो गए। तो जब मेरे यंगेस्ट 3 साल का था, तो तब मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया और अपनी सारी ट्रेनिंग उसी के साथ पूरी की। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इट वाज बेड ऑफ रोजेस और बिल्कुल ही सब चीज़ बहुत सहल थी, ऐसी नहीं है। लेकिन आई थिंक अब जैसा कि हमारा कल्चर है कि आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे आप एक माँ हैं और एक बीवी हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है जो कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल। और उसके ऊपर आपका जो मेडिकल रोल है वो अलग है। तो सब कुछ को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपका घर ऑर्गेनाइज्ड हो, आपके बच्चों की तालीम आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर उनकी तालीम में ज़रा सी कमी बेशी हुई तो ज़िम्मेदार आप हैं। चाहे आप बेशक बहुत बड़े कंसल्टेंट बन जाएं और बहुत काम कर लें आप मेडिकल की दुनिया में, लेकिन अगर घर पे अगर आप एक फेलियर हो गए तो इट्स नॉट वर्थ इट। ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होगी एब्सोल्युटली। ज़िंदगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मौजूद आपको मैं आखिर बस ये कहना चाहूँगा कि तालीम जो है ना, इससे बेहतरीन चीज़ आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं, चाहे वो आप यहाँ पाकिस्तान में हो, चाहे आप किसी भी दुनिया किसी भी हिस्से में हो। तालीम, और ना सिर्फ तालीम बल्कि हायर एजुकेशन, कोशिश करें कि बच्चा यूनिवर्सिटी तक पढ़े, बेशक वो कुछ भी डिग्री करे। आपका बतौर पेरेंट्स जो है कौम पे नहीं दुनिया पे भी ये एहसान होता है कि आप अच्छी औलाद देकर जाएं, अच्छी प्रोडक्ट देकर जाएं। और अगर आपने, मेरे पास कल इसी सेंटर में, मैं मैदे और जिगर सेंटर में ही जो है यहाँ काम करता हूँ, एक पठानी मेरी पेशेंट आई थी। मैं जनरल पब्लिक के लिए एक बात बता रहा हूँ। उनकी 3 बच्चे थे। आई रिक्वेस्टेड हर टू स्टॉप हेयर नाउ। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी, आप उन्हें अच्छी एजुकेशन दें। उसके साथ उसकी भाभी बैठी थी, शी वॉज अफ़गानी समथिंग। तो उन्होंने कहा क्यों, मेरे तो 11 हैं, इसके 3 क्यों? तो मैंने फिर उन्हें कहा कि अगर आपके 11 बच्चे छली की रेडी लगाएंगे, या कहीं कारपेट बेचेंगे, या कहीं सड़क पे कालीन बेचेंगे, या मोची कोई बन जाएगा, तो उससे बेहतर नहीं इनके 3 में से एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, कोई माशरे में बेहतर किरदार अदा कर सके। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कन्वे टू जनरल पब्लिक, और ये सब शऊर और एजुकेशन से आता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर वालेकुम सलाम। ये कहा कि तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, कितनी बड़ी बात है कि आप तालीम हासिल करने के लिए बहुत कुछ करें और बहुत कोशिश करें। थैंक यू। डॉक्टर आमिर बरनी हमारे साथ मौजूद थे बरतानिया से, डॉक्टर अस्मा हैदर इनकी मिसेज़, बहुत प्यारा कपल हमारे साथ मौजूद था। इन दी एंड मैसेज यही है कि आप
को मैं सुबह गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो बारिशों में जब आप सर्द बारिशों में निकलते हैं ना और आप शदीद ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो जब आप लोगों के चेहरे पड़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको मायूसी और डिप्रेशन नज़र आनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि हमने शायद निज़ाम को, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा तालीम का निज़ाम था, जहाँ से हर चीज़ रुकनी थी, आबादी का जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है वो रुकनी थी, हम में शऊर आना था, अच्छा पेशा आना था, रोज़गार आना था, उसी सब से जब आगे चलता है तो मुल्क में फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी खारजा पॉलिसी, अच्छी दाखिला पॉलिसी है। हमने वो लॉस कर दिया और बदले में हमने ख़रीदी मायूसी। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे गूंज चैनल 6 पर। मैं हूँ डॉक्टर अफान कैसर। इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।